Hello everyone. I hope everybody is doing all right. मेरा नाम जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं तितिक्ष शुएरा है। ये क्या चीज़ चल रही है, तो ये एथिक्स की लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन, मेरे ख्याल से ये 4th वीडियो है ना। ठीक है, 4th वीडियो है। फर्स्ट जो एथिक्स वाला जो यूनिट है उसी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक हल्का फुल्का रिवीजन दूंगा, सिर्फ लास्ट वीडियो का, बहुत ज़्यादा पीछे अपन नहीं जाएंगे, सिर्फ लास्ट वीडियो का। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर अपन एक तो नोलान कमेटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसे एआरसी के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, सेकेंड एआरसी 4th रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा लिंडा फिशर, ठीक है, इन्होंने एथिक्स के ऊपर कुछ चीज़ें कही हैं, तो कैसे एथिकल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्या चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बेसिक हल्का सा इंट्रो यहाँ पर अपन देखेंगे। वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिटेल के अंदर आएगा एटीट्यूड वगैरह के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है भाई, एथिक्स की क्लास चल रही है ना। बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई एथिक्स की क्लास। ठीक है, अब चलाते हैं एथिक्स की क्लास। तो क्या चल रहा है, एथिक्स की क्लास चल रही है ना। ये एथिक्स के अंदर अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लिए थे, जो बेसिक इस यूनिट के देख लिए थे, है ना। इसके अलावा अपन ने सिलेबस डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा अपन ने बुक लिस्ट देख ली थी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जब मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो सेकेंड एआरसी पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एनीवेज मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको कवर कर रहा हूँ तो आज एक कमेटी की रिकमेंडेशंस अपन देखेंगे, विच आर नोलान कमेटी रिकमेंडेशंस। ये नोलान कमेटी जो है ये इंडिया की नहीं बल्कि यूके की है, लेकिन चूँकि इन्हें एथिक्स के अंदर मेंशन कर, सॉरी सेकेंड एआरसी में मेंशन कर रखा है, प्लस इसके ऊपर कई बार जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह वाले क्वेश्चन हैं वो आते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा अपने लिए मैटर नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन एज इट इज़ उठाकर जो है यूपीएससी वालों ने पूछ लिए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक लिस्ट, सेकेंड एआरसी, सिलेबस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस करा था, फटाफट बताओ। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिटर्मिनेंट से शुरू करा था, और डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि अपन क्या पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले अपन ह्यूमन एक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। ह्यूमन एक्ट के अंदर अपन ने देखा था एनी एक्ट कॉन्शियसली एंड वॉलंटरली डन इज अ ह्यूमन एक्ट, है ना। और इसे जो है एथिकल पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने जो है डिटर्मिनेंट्स का मतलब देखा था कि दीज आर इम्पेडिमेंट्स टू एथिकल एक्ट। और इम्पेडिमेंट्स के अंदर अपन ने कौन कौन से इम्पेडिमेंट्स देखे थे, तो टोटल 4 तरीके के देखे थे, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। अपन ने 4 तरीके के देखे थे। ठीक है, जैसे कि एक तो थ्रेट ऑफ वायलेंस, है ना। थ्रेट ऑफ वायलेंस के अलावा यहाँ पर अपन ने देखा था इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन के अलावा अपन ने यहाँ पे देखा था जो है पैशन, तो मैंने आपको बताया नहीं था ना। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन देखा था, थ्रेट ऑफ वायलेंस देखा था, इग्नोरेंस देखा था। ठीक है, कि भाई इग्नोरेंस है, तो इग्नोरेंस भी अपन ने देख लिया था। और इग्नोरेंस के अलावा एट लास्ट अपन ने जो है एक और क्या देखा था बताओ। इग्नोरेंस के अंदर अनइंटेंशनल वगैरह ये सब चीज़ें देख ली थी। 4th वाला कौन सा देखा था यार, साइकोलॉजिकल स्टेट, एग्जैक्टली। तो किस साइकोलॉजिकल स्टेट के अंदर आप हो, समझ में आया। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टेट, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। फिर इसके बाद अपन ने समझा था कि लेकिन भली आप किसी भी साइकोलॉजिकल स्टेट में हो, भली आप इंटेंशनल था या न था, भली थ्रेट था या न था, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को एथिकल पैरामीटर्स के ऊपर जज ज़रूर किया जाएगा। ऑल्दो ये बात है कि भाई अगर आपकी ये सारी स्टेट्स हैं तो आपकी लायबिलिटी थोड़ी सी कम कंसिडर की जाएगी, कंसिडर करी ज़रूर जाएगी, है ना। अगर ये सारी स्टेट्स नहीं हैं तो लायबिलिटी ज़्यादा कंसिडर करी जाएगी। इसके अलावा अपन ने कुछ जो देखे थे स्टैंडर्ड्स, जहाँ से एथिक्स वगैरह, एथिकल स्टैंडर्ड्स कहाँ से अराइज होते हैं। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स कहाँ से अराइज होते हैं, पहली बात ऑब्जेक्ट या फिर वेज मीन से अराइज होते हैं, दूसरी बात एंड या फिर इंटेंट से अराइज होते हैं, और तीसरी बात सर्कमस्टांसेस से अराइज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज़ें समझा दी थी, कैसे जो है वेज मीन्स आपके एथिकल होने चाहिए, क्यों आपका इंटेंट या फिर एंड गोल एथिकल होना चाहिए, और क्यों सर्कमस्टांसेस किसी एक एक्ट की एथिकल बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, एथिकल एक्ट को अनएथिकल और अनएथिकल एक्ट को एथिकल बना सकते हैं।
ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपके जो है वहाँ पे केस स्टडीज़ वगैरह के अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स एज इट इज़ काम में आएंगे, समझ में आया। इसके अलावा डायरेक्टली इनको सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। देखो सिलेबस का फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरैक्शन। एसेंस ऑफ एथिक्स अपन ने समझ लिया, एथिक्स क्या होता है ये अपन ने समझ लिया, डिटर्मिनेंट्स ये अपन पढ़ रहे हैं, है ना, डिटर्मिनेंट्स के दोनों पार्ट अपन ने देख लिए। कॉन्सिक्वेंसेस नेक्स्ट पार्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अपन ने क्या देखा था, कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अपन ने देखा था कि रिजल्ट क्या है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट को अपन कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 3 तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं, मॉरल, इमॉरल और एमॉरल। मॉरल और इमॉरल अपने एथिक्स के परव्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, इसके अलावा अपन ने कंडक्ट देखा, कंडक्ट के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो कंडक्ट के अंदर अपन ने क्या समझा था बताओ, कंडक्ट के अंदर अपन ने समझा था कि एक जो है एक्ट जो कि पर्सन रेगुलरली करता है, यूजुअली करता है, उसे अपन कंडक्ट कहते हैं। ये एक्ट 2 तरीके का हो सकता है, या तो मॉरल हो सकता है या फिर इमॉरल हो सकते हैं। एक्ट अगर यूजुअली रेगुलरली वो जो है मॉरल एक्ट करता है तो उसे अपन कहेंगे कि भाई पर्सन का जो कंडक्ट है वो गुड कंडक्ट है, समझ में आया। और अगर उसके जो है यूजुअली इमॉरल होते हैं तो अपन कहेंगे कि भाई बैड कंडक्ट है, समझ में आया, ठीक है। कैसा कंडक्ट है, बैड कंडक्ट है। फिर इसके अलावा और क्या देखा था बताओ, कंडक्ट हो गया, है ना। अब डिमेंशंस ऑफ एथिक्स वगैरह, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है कॉन्फ्लिक्ट आती है। तो कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, क्या लगता है क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट, सोचो 1 सेकेंड, मतलब सोचो, ठीक है। आई वुड एक्सपेक्ट यू दैट इफ़ पॉसिबल, देखो यहाँ पे जैसे अभी भी जो है ग्रुप में किसी ने पूछा था कि लाइव क्लासेस वगैरह, तो लाइव क्लासेस बंदे रेगुलर नहीं है, लाइव क्लासेस लेने का कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो जो है 2 वे इंटरेक्शन हो या फिर 1 वे ही ठीक है। आने जाने वाली मतलब जो है 1.5 वे और उस तरीके की इंटरेक्शन आई डोंट लाइक, ठीक है। या तो 2 वे इंटरेक्शन हो प्रॉपर, तो अगर आप लाइव क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हो तो उसके अंदर प्रॉपर आप क्वेश्चंस वगैरह पूछो, प्रॉपर मतलब अगर आप मुझे ढंग से ग्रिल करोगे, आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर हु इज़ इन्वाइटिंग यू टू ग्रिल मी, कि भाई आप अगर मुझे ढंग से ग्रिल करोगे, आप मुझे ढंग से क्वेश्चन पूछोगे, भाई ये ऐसी चीज़ क्यों है, आप कोई भी चीज़ बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, क्या करें इसका, अगर आप इस तरीके के फाउंडेशनल क्वेश्चंस पूछोगे तब तो जो है लाइव क्लास का मतलब है। प्लस अगर आप रेगुलर रहोगे, थोड़ी देर देखिए, आधे घंटे 15 मिनट जितनी देर मन करा देखिए, उसके बाद बंद कर दी, फिर देखना बंद कर दिया, यार ठीक है चलना दो, दैट इज़ नॉट हाउ क्लासेज आर शुड प्रोसीड, एंड दैट इज़ नॉट हाउ टॉपर्स आर मेड। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टॉपर वगैरह तो आप जिस किसी को भी फॉलो कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप मुझे फॉलो करो, आप इस XYZ कोचिंग को फॉलो करो। आप अगर आपके शहर में भी अगर किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर रखा है और आपने ये है कि भाई हफ्ते भर गए, दूसरे हफ्ते ठीक है मन पड़ेगा तो जाएंगे, अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे जाएंगे, तो 9 बजे चले जाएंगे, कभी 8:30 चले जाएंगे, कभी 10 बजे तक भी चले जाएंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। तो इस एटीट्यूड के साथ में आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, एंड डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन दिस होल प्रिपरेशन। क्योंकि गेम जो है, गेम 1 दिन का या 2 दिन का नहीं है। अगर 1 दिन 2 दिन का होता तो 1 दिन 2 दिन का ऊपर नीचे चलता है। गेम 1 से 2 साल का है, और 1 से 2 क्या, 2 से 3 साल का है, समझना ठीक है। तो अगर 2 से 3 साल का गेम है तो उस गेम के अंदर आपको फेयरली परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्रिजर्वेरेंस आपको रखनी पड़ेगी, और जो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह इन सब चीज़ों को हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे हाई होती है, अगर आप रेगुलर जैसे क्लास में आते हो, रेगुलर अटेंड करते हो, रेगुलर आप जो है एक टाइम पर उठते हो, एक ही टाइम पर सोते हो, है ना, रेगुलर नोट्स वगैरह बनाते हो, तो दिस इज़ हाउ योर डिसिप्लिन इज बिल्डिंग, ठीक है। तो खैर, तो जो है एज आई वाज सेइंग कि अगर किसी को लाइव क्लास वगैरह का वो है तो वो आप मुझे वहाँ पर लिख दो। अगर 2-3 बच्चे होंगे और वो फेयरली रेगुलर होंगे, इफ़ दे वाउच फॉर देमसेल्व्स कि नहीं भाई हम रेगुलर होंगे और आपको उसके कंप्लेंट नहीं होगी, हम रेगुलर टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, जो भी ठीक है, तो उस केस के अंदर रिप्लाई वगैरह देंगे, क्लास के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर आई वुड बी वेरी ग्लैड टू स्टार्ट लाइव क्लासेज अगेन। इसके अलावा अब जो है इस वीडियो के अंदर जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे जो बता रहा था कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है, थोड़ा सोचो। नाउ द क्लास वुड बिकम मोर इंटरेस्टिंग इफ़ यू वुड रिप्लाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई अगर आप रिप्लाई कर दोगे तो जो है आपके कुछ जो वो क्या बोलते हैं उसको,
शक्ति, ठीक है, शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम नहीं होगी, ठीक है, बल्कि अगर आप रिप्लाई करोगे तो आप जो है उस चीज़ का एक पार्ट बनोगे, उसका एक हिस्सा बनोगे, आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होगे। मैं भी आपके ऊपर ध्यान दूंगा कि अच्छा ठीक है, दिस XYZ पर्सन इज वॉचिंग, ही इज़ पेइंग अटेंशन, ही इज़ रिप्लाइंग टू माई क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह, ठीक है, और उसके अलावा आप भी उसका एक पार्ट बनोगे। तो ट्राई टू आंसर दोज इन कमेंट सेक्शन एंड वॉट एवर, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हो तो टेलीग्राम पे लिख सकते हो, कोई ऐसी वो इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट की अगर अपन बात करें तो व्हाट वाज आई सेइंग, कन्फ्लिक्ट की अगर अपन, व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जब कोई भी दो आइडियाज़ जो होते हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, यही तो होता है ना कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि कोई भी दो आइडियाज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन है, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में आप कंफ्यूज हो के भी किसको चुने, तो दे आर कन्फ्लिक्टिंग इन बिटवीन देमसेल्व्स। समझ में आया? कन्फ्लिक्ट को एक सिंपल भाषा में कहें तो एक तरीके की फाइट है कन्फ्लिक्ट, समझना है? सिंपल भाषा के अंदर, बहुत ज़्यादा अपन अभी साइकोलॉजिकल नहीं चलते, सिंपल भाषा में क्या है, फाइट है कन्फ्लिक्ट। इसी कन्फ्लिक्ट की जो सिंपल भाषा है, इसी से अपन इसको साइकोलॉजिकल भी निकाल सकते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल निकाल देते हैं। साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब आपके वैल्यूज, व्हेन योर वैल्यूज आर जो है डिफरेंट देन हाउ यू बिहेव। चलना, या फिर और when your behavior violates your values, जब आप ही का बिहेवियर आप ही की वैल्यूज को वॉयलेट कर दे, ठीक है, को वॉयलेट कर दे, तो अपन क्या कहेंगे? तो अपन उस सिचुएशन को कहेंगे कि आप जो है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हो। समझ में आया? ठीक है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हो। यही सिचुएशन जो है दो लोगों के बीच में भी हो सकती है, दो ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है, दो जो है इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी हो सकती है कि भाई एक इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि मान लो कोई इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, या जैसे मान लो पॉलिटी एक इंस्टीट्यूशन ले लो, दूसरा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन ले लो। तो अब क्या चीज़ है, जैसे JNU वगैरह, अब JNU क्या चाहता है? JNU चाहता है कि भाई लिबरल आइडियाज़ वगैरह को प्रमोट किया जाए। वहीं जो अपनी जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो क्या चाहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह क्या चाहती है कि नहीं भाई इस तरीके के आइडियाज़, जिस तरीके के JNU प्रमोट करता है वैसे आइडियाज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि कम्युनलिज्म वगैरह इस तरीके की चीज़ें होनी, जो भी कुछ भी चीज़ें हो सकती है। समझ में? तो अगर वो ऐसी चीज़ें, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट है। अगर लेट्स से कि भाई मैं जो हूँ, अगर लेट्स से कि भाई मैं एक एक्ट करता हूँ, जिस एक्ट के अंदर मैं आपको, जैसे आप मुझे मिलते हो, मैं आपको जैसे जोर से ऐसे स्लैप करता हूँ आपके बैक पर, है ना, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि एज पर योर वैल्यूज दिस इज ऑफेंसिव, एज पर माई वैल्यूज दिस इज शोइंग लव। समझना? ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपकी वैल्यूज़ तो ये है कि आप केयर करते हो अपने पेरेंट्स की, समझ में आया, लेकिन आपका बिहेवियर क्या है, जैसे ही वो आपको कहते हैं कि भाई रमेश इधर आओ, ठीक है, आप कहते हो नहीं आता। समझ में आया? या जो कोई भी, इन सारे इस टॉपिक के ऊपर अक्सर जो है इस एज के अंदर लोग, मतलब जिस एज में मैं हूँ, आप हूँ, उस एज के अंदर अक्सर लोग जो है थोड़े से इमोशनल हो जाता है। तो कोई और कुछ और भी ले सकते हो। लेट्स से कि भाई यू केयर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, यू केयर फॉर चिल्ड्रन, योर वैल्यूज़ आर कि भाई नहीं, आई लव चिल्ड्रन एंड जो है, जो भी अगर पास में अगर कोई बच्चे वगैरह खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से के साथ में खेलना वगैरह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्चे अगर आपके साथ 10 मिनट खेलें तो ठीक है, अगर घंटा भर खेलना चाहते हैं तो फिर अच्छा लगना बंद हो जाता है। समझ में आया? तो नाउ योर वैल्यूज़ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर बिहेवियर। समझ में आया? जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, आप उनको भागा से परेशान कर दिया, तुमने मुझे नाक में दम कर दिया है, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर बिहेवियर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ योर वैल्यूज़। समझ में आया? या फिर वॉयलेटिंग योर वैल्यूज़। समझ में आया? ठीक है, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। नाउ हाउ डू यू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये तो समझ में आ गया, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक चीज़ आपको समझनी है कि कॉन्फ्लिक्ट में एक टॉपिक आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
ये समझने से पहले अपन को इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, और इंटरेस्ट समझने से पहले अपन को एटीट्यूड समझना पड़ेगा। अभी अपन एथिक्स डिस्कस कर रहे हैं, एथिक्स एंड मॉरल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कस करने के बाद अपन वैल्यूज़ पर आएंगे, उसके बाद फिर अपन एटीट्यूड पर आएंगे। तो वी आर स्टिल फार वे लॉन्ग वे फ्रॉम एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स के ऊपर तो अभी अपन नहीं आ रहे। एक बेसिक अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? इंटरेस्ट इज़ योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग। समझ में? आई हैव इंटरेस्ट इन हर, शी हैज़ इंटरेस्ट इन मी। समझ में? ठीक है। या फिर आई हैव माई इंटरेस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी, इन दिस टीम, इन दिस जो है क्रिकेट वॉट एवर मैच। ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग। किस चीज़ को आप पसंद करते हो या नापसंद करते हो, वो क्या है? वो इंटरेस्ट है। समझ में? अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आपकी दो पसंद अपने आप में, या फिर आपके कोई भी दो टॉपिक्स जो हैं जिनके ऊपर आपको स्टैंड करना है, वो अपने आप में जो है कोहिरेंट नहीं होते हैं। जैसे कि एक जो है प्रोफेशनल इंटरेस्ट है और एक पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है। और आप कौन हो? आप मान लो एक आईएएस ऑफिसर हो। अब एक आईएएस ऑफिसर का प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है? आईएएस ऑफिसर का प्रोफेशनल इंटरेस्ट तो ये है कि भाई उसको जो है एकदम इम्पार्शियल रहना है, बिल्कुल जो है बायस वगैरह नहीं रखना है, कुछ भी किसी भी तरीके का ये जो है उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए, रीजनलिस्टिक या फिर और कोई भी किसी भी तरीके की रेसिस्ट वगैरह टेंडेंसीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट इज ही लव्स हिज सिस्टर। समझ में आया? तो लेट्स से कि भाई मेरी सिस्टर है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अब वो सिस्टर जब मेरे ऑफिस में आती है तो फिर मैं जो हूँ सबसे पहले उनको अंदर ले लेता हूँ। भली लाइन में 1000 लोग क्यों ना खड़े हो, मैं उनको अंदर ले लेता हूँ। तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो मेरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ गया ना। 1000 पीपल आर स्टैंडिंग एंड आई एम फेवरिंग हु? आई एम फेवरिंग माई सिस्टर। नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने का जो तरीका है इसे अपन बाद में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी अपन ने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा समझा ही नहीं है। भाई बेसिक आइडिया समझा कि भाई ये एक तरीके का एक ये एग्जाम्पल है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। बट एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है तो उसे अपन कैसे एथिक्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया? ठीक है। और ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपन ने डिस्कस करें, तो उन टॉपिक्स को एक बार ढंग से कवर करेंगे। उसके अलावा सिलेबस के टॉपिक्स को ढंग से कवर करेंगे। उसके अलावा कुछ और जनरल जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें भी अपन कवर करेंगे। तो होलिस्टिक, बहुत ज़्यादा होलिस्टिक चल रहा है। ठीक है। चलो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे एथिक्स का यूज़ करके अपन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है लिंडा फिशर की। ठीक है। इन्होंने एक बुक वगैरह लिखी, बुक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। थिंकर ये जो है पर्सन है, इनका नाम अगर आप चाहो तो कोट कर सकते हो, नहीं अगर याद रहे तो भी कोई खास इशू नहीं है, आप अपना नाम से भी इस चीज़ को कर सकते हो। इन्होंने टोटल जो है 8-10 काफ़ी सारी बातें करी, लेकिन अपने काम की जो बातें हैं वो मैंने 6 निकाल ली है। सबसे पहली बात तो है कि आपको ग्रेटर गुड देखना है। क्या देखना है? ग्रेटर गुड देखना है। ग्रेटर गुड का क्या मतलब होता है? ग्रेटर गुड का मतलब होता है कि भाई एक बड़ा भला, या फिर जो है इसको मैं दूसरे टर्म में कैसे समझाऊँ, सबका भला, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है। लार्जर गोल, एग्जैक्टली। ठीक है। बड़ा भला नहीं, लार्जर गोल। तो जिस किसी ने अगर वो मूवीज देखी होगी फैंटास्टिक बीस्ट वगैरह, उस मूवीज के अंदर वो अक्सर जो है ग्रेटर गुड की बात करता रहता है, ग्रिंडलवाल्ड, है ना। वो अक्सर बोलता रहता है कि फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द ग्रेटर गुड। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी बोलते हैं फॉर द ग्रेटर गुड। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एम्प्लॉइंग रॉन्ग अनएथिकल मीन्स फॉर अ एथिकल एंड, या फिर एथिकल जो है अपना क्या कहते हैं, गोल। ठीक है। अनएथिकल मीन्स फॉर एन एथिकल गोल, ऐसा वो कह रहे हैं। अब वो कितना एथिकल है नहीं है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, बट जैसे आप यहाँ पर समझो ना, आपने मूवी नहीं भी देखी, उससे कोई मैटर नहीं करता। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग जिहाद। समझ में आया? फॉर व्हाट? फॉर एस्टैब्लिशिंग दर उल इस्लाम, अ कंट्री ऑफ इस्लाम। समझ में आया? आप जिहाद कर रहे हो ताकि जो कंट्री है वो कंट्री किसकी कंट्री बन सके? इस्लाम की कंट्री बन सके, इस्लाम जो है वो पावन हो सके, इस्लाम का जो है परचम वगैरह उठ सके। नाउ इस्लाम का परचम उठाना, इस चीज़ को ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। ठीक है। फॉरगेट हूएवर यू आर, हिंदू मुस्लिम हूएवर यू आर। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, वॉट एवर योर रिलीजन इज प्रमोटिंग योर रिलीजन और इज encouraging your religion not ethical? It is ethical, it is of course ethical। समझ में आया? वो ethical है।
लेकिन उस एथिकल इंटरेस्ट के लिए, उस एथिकल टॉपिक के लिए क्या आप जो है ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करते फिरोगे? क्या आप ज़बरदस्ती बम प्लांट वगैरह इधर उधर लोगों को धमकियां देते फिरोगे? टेररिज्म वगैरह करते फिरोगे? सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह करते फिरोगे? नहीं, दैट इज़ नॉट एथिकल. तो यूजिंग अनएथिकल मीन्स फॉर एन एथिकल गोल कैन नॉट बी स्टेटेड एज एथिकल ओवरऑल. इस चीज़ को अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेटर गुड का मतलब होता है कि एक लार्जर गोल की तरफ आप जब देखते हो कि भाई कोई बात नहीं, वी आर सैक्रिफाइसिंग, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट फॉर अ ग्रेटर गुड, समझ में आया, एक बड़े भले के लिए. ठीक है, आज मैं जो है परिश्रम कर रहा हूँ, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरे को इतने घंटे पढ़ना पड़ रहा है, इतनी बार रिवाइज करना पड़ रहा है, इतना नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, इतना लिखना पड़ रहा है, मेरा हाथ दुख गए, इतनी आंसर राइटिंग करनी पड़ रही है, इतने टेस्ट देने पड़ रहे हैं, फॉर अ ग्रेटर गुड, फॉर नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिबलिंग्स, फॉर माई कजन्स, फॉर माई फैमिली, फॉर माई मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, फॉर माई नेबरहुड, फॉर एवरी गॉड डैम पर्सन आई नो. समझ में? व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रेटर गुड. समझ में? इसी तरीके से जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप इस चीज़ को एक बड़े लेवल के ऊपर देखोगे. और बड़े लेवल के ऊपर किस तरीके से देखोगे? सिर्फ जो है खुद का भला नहीं करना है, सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन का, इस ऑफिस का भला नहीं करना है, बल्कि पूरे के पूरे सिटी को, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ले जाना है. समझ में? दैट इज सीइंग द ग्रेटर गुड. ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज क्या होती है? अगली चीज होती है सेकंड इज बिल्डिंग ट्रस्ट. बिल्डिंग ट्रस्ट. बिल्डिंग ट्रस्ट का ये मतलब होता है कि आपके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं, दे शुड ट्रस्ट यू, दे शुड हैव फेथ इन यू. समझ में आया? ठीक है, लेट्स से कि भी कोरोना क्राइसिस वगैरह चल रहा है. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड इन योर हाउस. सेकंड ऑप्शन इज stay on the streets fighting every goddamn situation however it comes. समझ में? तो किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन आ जाए, you are standing on the ground. Who are you? You are the district magistrate or collector of the entire district. एक शहर की बात नहीं हो रही, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर जितने भी गांव हैं, जितनी भी तहसील है, उन सबके आप इकलौते जो है होल्डर हो, और आपको वहां पर ग्राउंड पर खड़े रहना है, ना कि भाग जाना है. तो अगर आप ग्राउंड पर खड़े रहते हो तो आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनको ये ट्रस्ट है कि यार हमारा डीएम खड़ा है, हमारे तो क्या औकात है, अगर वो खड़ा है तो हम भी खड़े हैं उसके साथ में. समझ में आया? दैट इज हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट. समझ में आया? थर्ड थिंग इज लीडिंग विद अ हाई मोरल. ठीक है, तो आपके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा ऊंचे होने चाहिए. समझ में आया? अगर आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊंचे होंगे तो आपके आसपास जो लोग होंगे वो भी आपसे मोटिवेटेड होंगे, और उनको भी ये चीज़ लगेगी कि यार ये जो पर्सन है, दमदार पर्सन है, हल्का फुल्का आदमी नहीं है. समझ में आया? ही इज़ नॉट कि भाई ऐरा गैरा पर्सन. ठीक है, तो उसके पास जो है जो भी. ठीक है, फिर हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि उसके पास जो है एक प्रॉपर पूरा मॉरल स्टैंडर्ड्स वगैरह है, मोरालिटी है, और हमें इससे मोटिवेट होना है. तो आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू क्रिएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू क्रिएट, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू विल रीप, यू विल हार्वेस्ट. एज सिंपल एज दैट. अगर आप अपने घर के अंदर नेगेटिविटी वगैरह रखते हैं तो आपको कुछ नहीं बल्कि नेगेटिविटी मिलेगी. समझ में आया? अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने ऑरा में पॉजिटिविटी रखते हैं तो आपको कुछ नहीं बल्कि पॉजिटिविटी मिलेगी. जब कभी नेगेटिविटी मिलेगी भी तब आप उससे आसानी से डील कर सकोगे, तो आपके पास ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी होगी. समझ में? तो मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए. इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा ये चीज़ है कि ये मॉरल स्टैंडर्ड्स आपके क्या कैरेक्टर डिपेंड करता है, इसी से आपका कैरेक्टर बनता है. नाउ व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज हैविंग मॉरल बिहेवियर या फिर एक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट इज दैट? इसको अपन ने पहले भी सुना है भाई, मॉरल एक्शंस को लंबे समय तक रखना, ये तो अपन ने पहले भी सुना है ना. ये क्या चीज़ होती है? ये होता है गुड कंडक्ट. तो एक गुड कंडक्ट जब आपका लंबे टाइम तक होता है, एक मॉरल एक्शंस अगर आप रेगुलरली लेते हो, रेगुलर बेसिस पर लेते हो, तो वो गुड कंडक्ट होता है. ये गुड कंडक्ट जब आपका बहुत लंबे समय तक होता है तब अपन इसको कहते हैं कि आपका गुड कैरेक्टर है. क्या है? गुड कैरेक्टर है. समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या होती है? अगली चीज़ होती है कि फोर्थ, हैविंग अ पॉजिटिव इंटेंट. पॉजिटिव इंटेंट.
तो आपका जो आइडिया है, आपकी जो विश है, आपका जो गोल है, आपका जो गोल नहीं कहेंगे यहाँ, चलो ठीक है, गोल है, ठीक है, जो भी तरीका है वो जो है पॉजिटिव है, समझ में आया? आपका जो काम करने का तरीका है वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा, वो इस भावना से नहीं होगा कि यार ठीक है ये ठेकेदार ऐसे कर रहा है, इसके साथ ऐसे कर दो, इसके साथ वैसे कर दो, समझ में आया? अगर वो इस भावना से नहीं होगा तो ही डिस्ट्रिक्ट आगे जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपके जो नीचे है वो आगे जाएगा। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। नाउ हु आर यू, यू आर लेट्स से कि आप डीएम हो, ठीक है, ये केस स्टडी वगैरह के अंदर भी आ सकता है। आप डीएम हो, डीएम कौन होता है ना? डीएम कौन होता है? डीएम कुछ लोग कहेंगे कि करता धरता होता है, जिले का मालिक होता है, हर ज़मीन की इंच इंच उसके जो है उसके अधीन आती है। डीएम भगवान होता है, डीएम ये होता है, डीएम वो होता है। डीएम इज़ नथिंग बट अ मैनेजर। स्टे ऑन द ग्राउंड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर फीट्स आर ऑन द ग्राउंड। योर आईज शुड बी अप इन द स्काई बट योर फीट शुड बी ऑन द ग्राउंड। तो डीएम इज़ नथिंग बट अ मैनेजर। डीएम जो है कुछ नहीं बल्कि एक मैनेजर होता है, उसका काम मैनेज करना होता है। रियलिटी के अंदर डीएम के पास बहुत ज़्यादा लिटिल पावर्स होती है, बहुत कम पावर्स होती है। डीएम क्या एजुकेशन प्रमोट करता है, मतलब एजुकेशन वगैरह इंप्रूव करता है? नहीं करता है। डीएम क्या इकोनॉमी इंप्रूव करता है? नहीं करता है। डीएम क्या जो है डेवलपमेंट वगैरह करता है? नहीं करता है। तो फिर अपन देखते तो हैं कि वो ये सब कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। उसके नीचे जो ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। ये इन्हें क्या कर रहा है? ये इन्हें मैनेज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है कि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएं। समझ में आया? एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए, वरना ये कहीं जा रहा है, ये कहीं जा रहा है, ये कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं हो। बल्कि जो एजुकेशन का जो ऑफिसर है, हेल्थ का जो ऑफिसर है, समझ में आया? हेल्थ लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा एक ऑफिसर होगा। एजुकेशन हायर सेकेंडरी के ऊपर अलग होगा, जो अपनी कॉलेजेस वगैरह उनके लिए अलग होगा, है ना? और इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड पर्सन अलग होगा, ठीक है? सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स होंगे। तो इन सारे लोगों को मैनेज करने वाला पर्सन कौन है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट इज कलेक्टर। समझ में आया? कलेक्टर इज नॉट एन अथॉरिटी ऑफ एजुकेशन और पावर और इकोनॉमी और वॉट एवर। ही इज अ मैनेजर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। समझ में आया? ही मैनेजेस दीज थिंग्स, ठीक है? फिर तो आपके पास पॉजिटिव इंटेंट वगैरह होना चाहिए, तभी आप पॉजिटिवली इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हो। इमेजिन करो, यू डोंट हैव वन पर्टिकुलर ऑफिस विच यू हैव टू मैनेज के, ठीक है 10 फाइल आएगी, इनको मैनेज करना है। Imagine entire district and every goddamn department of that entire district, ठीक है? फिर इसके बाद क्या चीज़ आती है? ग्रेटर गुड मैंने आपको बता दिया। 4 चीज़ों की 5th चीज़ होती है कि बी अवेयर ऑफ योर्स एंड अदर्स इमोशंस। बी अवेयर ऑफ योर्स एंड अदर्स इमोशंस। और इसी चीज़ को अपन आगे जाके जब अपना एटीट्यूड हो जाएगा, फिर एप्टीट्यूड हो जाएगा, फिर अपन इस चीज़ को जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से पढ़ेंगे, EI, है ना? इमोशनल इंटेलिजेंस, वहाँ पे अलग अलग जो है मॉडल्स वगैरह देखेंगे, गोल्डमैन वगैरह का क्या है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक अगर मैं आपको मतलब बताऊँ कि आपके खुद के जो इमोशंस हैं, आप उन्हें इस तरीके से चेक में रखें कि वो आपके खिलाफ काम ना करें, और दूसरों के इमोशंस को आप इस तरीके से चेक में रखें कि वो आपके बेनिफिट में काम करें। समझ में आए? तो बी अवेयर, तो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो आप अवेयर होने चाहिए खुद के और दूसरों के इमोशंस के, कि भाई मैं गुस्सा हूँ तो मुझे पता तो पड़ रहा है मैं गुस्सा हूँ। कई बार जैसे अपन मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते हैं, कई बार अपन जो है नॉर्मल, देखो यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन द डे यू सेट योर फुट इनटू दिस, ठीक है? यू वर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, यू आर क्लियरली डिफाइंड कि भाई ठीक है अब नॉर्मल लाइफ अपन छोड़ चुके हैं। तो अगर नॉर्मल लाइफ अपन छोड़ चुके हैं तो आपके पास सिंपल आइडिया होना चाहिए, यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड अदर्स आर अ डिफरेंट पर्सन। समझ में, ठीक है? तो इफ़ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, तो आपको ये चीज़ ऑब्जेक्टिवली समझनी है कि जैसे लोग आते हैं, लोग बोलते हैं यार आज पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है, ये आप नहीं बोल सकते हो। समझ में, ठीक है? दिस इज़ एथिक्स, दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड आई एम टीचिंग यू कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है? तो दिस इज़ एथिक्स कि आप ये नहीं बोल सकते कि आज पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है, आज पता नहीं क्यों ये हो रहा है। आज पता नहीं क्यों वाला टॉपिक नहीं है। आप डीएम हो और आप बोलोगे यार आज पता नहीं क्यों जिला खाली खाली लग रहा है, ये कैसी बात हुई? समझ में? ये तो इडियोटिक बात हो गई ना, ठीक है? पता नहीं क्यों क्या होता है? अगर डीएम को ही नहीं पता तो फिर किसको पता है? इतने सारे जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? स्कोप देखो आप, कितना बड़ा स्कोप है और कितना डेप्थ में स्कोप है।
किसी एग्जाम में इतना बड़ा स्कोप नहीं है, इतना डेप्थ में स्कोप नहीं है। दुनिया के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स के अंदर आईएएस का एग्जाम गिना जाता है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम आईएएस का एग्जाम माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्कोप कितना बड़ा है, डेप्थ कितनी बड़ी है, कितनी रेंज है। खाली ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई आपको दौड़ के दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है इसने दौड़ लिया, उसको दौड़ना भी आना चाहिए, उसको कूदना भी आना चाहिए, उसके मेडिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास एथिकल स्टैंडर्ड्स भी, मोरालिटी भी होनी चाहिए, इतना सब नॉलेज भी होनी चाहिए, हिस्ट्री भी पता हो, ज्योग्राफी भी पता हो, ये भी पता हो, वो भी पता हो, एक सब्जेक्ट के अंदर पूरा खोद के पता हो, जो भी आपका ऑप्शनल है, समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा उसको पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये भी चीज़ होनी चाहिए, मैथ्स भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना। जब ये सारी की सारी सिचुएशन है, जब ये सारी की सारी चीज़ें वो टेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कोई भी एक जो है छोटा मोटा आदमी नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसे सब पता है। तो अगर आप जिले के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हो पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये कोई दिमाग की बात नहीं हुई। कभी किसी डीएम को सुना है पता नहीं, सीएम पूछ रहे हैं क्या हो रहा है तुम्हारे जिले में, पता नहीं, समझ में आया? तो इस तरीके की चीज़ नहीं होती। नाउ आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपके इमोशंस क्या हैं, दूसरे के इमोशंस क्या हैं, आपको किस तरीके से उनका यूज़ करना है ग्रेटर गुड के लिए, सबके फ़ायदे के लिए, समझ में आया? फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा क्या चीज़ है, पॉजिटिव इंटेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया, मॉरल कंपस हो गया है ना। कौन सा पॉइंट बच गया बताओ? राइट, छठा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, यू शुड स्ट्राइव टू ब्रिंग आउट बेस्ट इन एवरीवन। bring out best in each, you should strive to do so। strive का मतलब होता है कि भाई आपको मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा इसके लिए काम वगैरह करना चाहिए कि भाई जो आपके अंदर जितने भी लोग हैं आप उनके अंदर बेस्ट जो है लेकर आएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएम इज़ नथिंग बट अ मैनेजर। अब डीएम अगर सोचे कि यार एजुकेशन वाले का अगर भला हो गया तो मेरा तो बुरा हो जाएगा, अगर इकोनॉमी वाले का भला हो गया तो मेरा तो बुरा हो जाएगा, नहीं नहीं मैं पीछे हो जाऊंगा, अगर वो ये सोच के काम करेगा तो वो डीएम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एजुकेशन नीचे जाएगा डिस्ट्रिक्ट का, अगर इकोनॉमी नीचे जाएगी तो बाकी के सेक्टर्स पर भी तो स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा। और ओवरऑल क्या दिखेगा कि ये इस डीएम के सामने, इस डीएम का जो जिला है, इस कलेक्टर का जो जिला है, ये बेकार काम कर रहा है, समझ में आया? ठीक है, ये घटिया काम कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को अगर कोई आईपीएस वगैरह वैसे है, आईएफएस वगैरह, उसका आईआरएस वगैरह, तो आप सब चीज़ों के अंदर अप्लाई कर सकते हो, समझ में? एग्जाम्पल जैसे अगर जो है कोई आईपीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है तो आपको कहाँ पर लिखना है, कमेंट सेक्शन में खुद लिखना है एग्जाम्पल, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? आप खुद लिखो, मुझे बताओ कि भाई कैसे एक जो है आपका ग्रेटर गुड वगैरह आपको देखना है, कैसे आपको आप भी एक मैनेजर वगैरह की तरह जो है एक्ट करोगे, कैसे आपको ब्रिंग जो है बेस्ट लाना है, ठीक है? सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैफिक के अंदर ही बेस्ट लाना है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही बेस्ट लाना है, या फिर एंटी टेररिज्म के अंदर ही बेस्ट लाना है, या फिर जो है इंटेलिजेंस के अंदर ही बेस्ट लाना है, बल्कि इन सब के अंदर बेस्ट लाना है। कैसे आपको इन सबको मैनेज करना है, समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स विच लिंडा फिशर गेव अस, ठीक है? अब इसके अलावा और क्या चीज़ बचती? इसके अलावा नोलान कमेटी बचती, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह बचता है ना? तो उसके ऊपर आने से पहले एक बार इसे रिवाइज करते हैं, तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा व्हेन बिहेवियर वायलेट्स वैल्यूज, समझ में आया? और इसके अंदर अपन ने पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन दोनों को देख लिया, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपन को समझ में आ गया। फिर अपन ने देखा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करेंगे, तो लिंडा फिशर के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा। फिर अपन ने देखा कि भाई सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर मैटर करता है। इसके बाद अपन ने देखा कि भाई आपको लीड करना है इन वेज दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन ऑल या बेस्ट इन पीपल, समझ में आया? ठीक है, हैव पॉजिटिव इंटेंट, आपका पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। एटीट्यूड मैटर करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर करता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, तो ये मैटर करता है। इसके अलावा एम फॉर द ग्रेटर गुड, ठीक है? एक जो है लार्जर गोल के लिए, बिगर गोल के लिए आपको एम करना चाहिए, ना कि पेटी गोल्स के लिए, ठीक है यार आ जाए अपना शाम तक का 5 बजे तक का काम देख लेते हैं, समझ में आया? बी अवेयर ऑफ योर्स एंड अदर्स इमोशंस, समझ में आया? ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह के अंदर इसको और अपन खोद के देखेंगे। बिल्ड ट्रस्ट अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, सिर्फ आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वही नहीं, जो बिजनेसमैन हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आपके अंदर सर्विस सेक्टर वगैरह के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई भी काम कर रहा है आपके साथ में, उन सभी को आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि जो हमारा लीडर है वो एक केपेबल लीडर है। अरे गहरे नत्थु गहरे को यहाँ पर नहीं बिठाया गया है, बल्कि एक केपेबल लीडर है। ही लीड्स विद अ विजन, चलना तो विजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है?
विजन से याद आया कि विजन आईएएस की जो है डेली और जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उनका मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो प्रचार कर रहा हूँ ठीक है, उनका मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, आप लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर वो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो भी बाकी है बहुत सारा, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड share it to as many friends as possible. If you haven't subscribed to the channel, please do right now, and if you haven't joined the telegram group, please do right now, ठीक है। तो नोलान कमेटी किस चीज़ से डील करती है भाई? एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस। कमेटी की जो हेडिंग है, सॉरी कमेटी का जो नाम है, ठीक है, नाम ही यही है, कमेटी को बनाया इसी चीज़ के लिए गया है, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस। कमेटी कहाँ की बनी? कमेटी जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर बनी। नोलान कमेटी ने प्राइमरीली ये जो है ये 7 चीज़ें दी, अलग अलग डिफरेंट 7 चीज़ें दी, जिन 7 चीज़ों को कहाँ पर मेंशन कर रखा है? सेकंड एआरसी के 4th रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर रखा है। और चूंकि इनको वहाँ पर मेंशन कर रखा है इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ पर उन्होंने इस एक एक चीज़ के बारे में 2-2, 3-3 लाइन कही थी, लेकिन अगर आप उन 2-2, 3-3 लाइन को देखोगे तो वो खास लाइन नहीं है। उनका बेसिक मतलब, इन जितनी भी चीज़ें इनका सबका बेसिक मतलब मैं आपको यहाँ पर वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है, और इसके अलावा इन्हें अपन डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, तो जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ है वहाँ पर। सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ कहाँ पर आएगी भाई? सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ आएगी एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। अभी अपन कहाँ हैं? अभी अपन एथिक्स एंड मोरालिटी पे हैं, फिर वैल्यूज़, फिर एटीट्यूड, फिर एप्टीट्यूड, ठीक है। सेल्फलेसनेस, सबसे पहली बात है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है कि आपको खुद का नहीं सोचना है, खुद से ऊपर, ठीक है, जो है ओवरऑल सबका भला सोचना है, सिर्फ खुद का आपको जो है सेल्फिश नहीं होना है, पैरोकियल विजन, आपका छोटा विजन नहीं होना चाहिए, समझ में। सेकेंड चीज़ है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है भाई? पेपर का नाम ही इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, मोरालिटी एथिक्स के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो आज के नहीं हैं, कल के नहीं हैं, आज सुबह के नहीं हैं, शाम के नहीं हैं, दिन के नहीं हैं, आधे 1 घंटे के नहीं हैं, बल्कि ओवरऑल टिल योर लाइफ टाइम के हैं, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि भाई आप आज एथिकल हो, आज मॉरल हो, या फिर आधे घंटे के लिए एथिकल और मॉरल हो, समझ में आया? टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ, अच्छा ये, या फिर ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप एथिकल और मॉरल हो। बीइंग एथिकल एंड मॉरल थ्रू आउट एवरी फेसिएट ऑफ योर लाइफ इज नोन एज इंटेग्रिटी। आप घर पर भी हो तो आप एथिकल हो, आप ऑफिस में हो एथिकल हो, मिनिस्टर के ऑफिस में हो एथिकल हो, बिजनेसमैन के ऑफिस में हो एथिकल हो, समझ में आया? बिजनेसमैन आपके ऑफिस में, आप एथिकल हो। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को इंटेग्रिटी की सिचुएशन कहेंगे। अब यहाँ पे कई सारे लोग मुझसे डिफ़र करेंगे। डिफ़र करने का ये मतलब नहीं है कि वो डेफिनेशन के अंदर डिफ़र करेंगे कि नहीं ये डेफिनेशन गलत बता रहा है। डिफ़र करने का ये मतलब है कि नहीं ये जो है विचारधारा के अंदर कि गलत विचारधारा, हम तो नहीं रहेंगे भी ऐसे, तो खैर वो जो भी है। इंटेग्रिटी के बाद क्या है? थर्ड चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई आप किसी भी चीज़ को रेशनली देखोगे, ठीक है, रेशनली देखोगे, ना कि आप जो है अपने जो है विजन से उस चीज़ को देखोगे। जैसे जो है कोई भी, मान लो कि भाई रोड के ऊपर किसी ने मंदिर बना दिया है ना, अब आप इस चीज़ को देखोगे कि अगर ये मंदिर जो है, अगर इस मंदिर को शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट नहीं करा गया तो फिर क्या सिचुएशन होगी, या फिर ये मंदिर को अवॉइड करके यहाँ पर मान लो कुछ इस तरीके से कुछ जो है बनाकर और इधर से इधर रोड वगैरह नहीं बनाई गई, तो फिर जो है ट्रैफिक वगैरह को बहुत इशू होने वाला, बहुत सारा पॉल्यूशन होने वाला, बहुत सारा जो है काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारा इशू होने वाला, इकोनॉमिकल लॉस भी होगा, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखो और ये देखोगे नहीं यहाँ पर तो जो है ढिंका चिंका देव का जो है मंदिर है, समझ में आया, या फिर जो है कोई XYZ देवी का मंदिर है, या फिर कोई XYZ पीर बाबा का मंदिर है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे और ये देखो नहीं ये तो बहुत ज़्यादा पावन है, अगर इनको शिफ्ट कर दिया तो बहुत कलेश आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हो जाएगा, अगर इस तरीके की आपने बातें करी तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो अपनी अप्रोच के अंदर, समझ में आया? बीइंग ऑब्जेक्टिव इज बीइंग रेशनल, समझ में आया? आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को देख रहे हो, ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को देख लो, ना कि अपने सब्जेक्टिव विजन से उस चीज़ को देख रहे हो, समझ में आया? फोर्थ थिंग इज बीइंग अकाउंटेबल। आपके जो भी आपके स्टाफ हैं, उसके अलावा स्टाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक है,
जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या उनको, सॉरी ये गलत हो जाएगा वर्ड, आप नहीं रिप्रेजेंट करते हो, वो पॉलिटिक्स करती है, बट जो पब्लिक है जिनको आप सर्व कर रहे हो, ठीक है, दिस इज अ मोर राइट वर्ड, तो जिनको आप सर्व कर रहे हो उनके सामने आप अकाउंटेबल होने चाहिए हो, समझना। ऑल्दो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, इसे अपन गवर्नेंस के अंदर समझेंगे कैसे अपनी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है, एंड ऑल, बट अकाउंटेबल होने का ये मतलब है कि भाई आप आंसरेबल हो, अगर आपने कोई भी एक्ट वगैरह करा देन यू ओन इट, कि भाई ठीक है ये एक्ट मैंने करा, सक्सेस तो मेरा सक्सेस, फेलियर तो मेरा फेलियर, समझ में आया। या फिर इससे ज़्यादा एक्चुअली चीज़ ये होनी चाहिए, अगर आप डीएम, अगर अच्छे डीएम हो तो आपके अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए कि अगर सक्सेस तो टीम का सक्सेस, फेलियर तो मेरा फेलियर, दैट इज गुड लीडर्स निशानी, समझ में आया। इसके बाद क्या चीज़ है, फिफ्थ है ओपननेस। ओपननेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, डिसीजंस हैं, ठीक है, आपने जो कोई भी डिसीजन वगैरह लिया है, जो कोई भी पॉलिसी वगैरह आपने उठाई, ठीक है, कुछ भी आपने जो है पर्टिकुलर चीज़ करी, उसके अंदर आप जो हो ट्रांसपेरेंट हो कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्यों हुई है, इन कारणों की वजह से हुई है, समझ में आया, ठीक है, एंड यू हैव नो शेम ऑन पुटिंग देम आउट। और ये शेम कब नहीं होगा, जब आपने सही काम किया होगा, समझ में। सिक्स थिंग इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का ये मतलब है कि भाई आप जो है अपने काम के प्रति, अपने वर्क एथिक के प्रति ऑनेस्ट हो, अपने पीपल के प्रति, अपने जो है ऑफिस के प्रति ऑनेस्ट हो, आप उसके खिलाफ नहीं जा रहे हो, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो जो कि अनएथिकल है, ठीक है, इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, समझ में आप, ठीक है। फिर इसके अलावा लास्ट थिंग है लीडरशिप। लीडरशिप क्या चीज़ होती है, लीडरशिप का मतलब ये चीज़ होती है कि भाई आप एक अच्छे लीडर हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिन प्रिंसिपल्स की तरफ लोग देखते हैं और आप एग्जाम्पल्स सेट करते हो, यू आर एन एग्जाम्पल सेटर। जैसा आप अगर ऑफिस में आपने कुछ काम करा, जैसे अभी अशोक खेमका सर का बहुत वो चल रहा था, ठीक है, हु इज़ अशोक खेमका, इज़ अ डेकोरेटेड IAS ऑफिसर, ठीक है, तो अशोक खेमका जो है वो सीनियर IAS ऑफिसर है। अभी उन्होंने कुछ एक जो है बीच में कुछ एक बात करी थी कि भाई गवर्नमेंट इज़ पेइंग मी 30 और 40 लाख, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इज़ पेइंग मी 30 और 40 लाख पर एनम फॉर 8 मिनट्स ऑफ डेली वर्क। 8 मिनट का डेली वर्क होता है, मैं आता हूँ, साइन करता हूँ सुबह और शाम में, और इसका मुझे जो है वो 30-40 लाख रुपए दे रहे हैं। आप मुझे यहाँ पर लगाओ, मैं जो हूँ पूरे 7 घंटे 8 घंटे काम करना चाहता हूँ, 9-10 घंटे काम करना चाहता हूँ, आप मुझे इस जगह पर लगाओ, मैं बढ़िया काम करूँगा, समझ में, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस शोज दैट ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल हाउ वन शुड लीड, समझ में, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नोलान कमिटी यूनाइटेड किंगडम की किसके ऊपर है, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, इसके ऊपर है, जिसमें इन्होंने किस किस की बात करी, सेल्फलेसनेस की, इंटेग्रिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, ओपननेस की, ऑब्जेक्टिविटी की, लीडरशिप की और ऑनेस्टी की, समझ में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। इसको एक बार जो है समझो, 2-4 मिनट देता हूँ और मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ये सारे समझ में आए थे? ठीक है, चलो अब देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं समझ में आया? पहले ही मैं आपको एक जो है ब्रीफिंग टाइप ऐसे दे देना चाहता हूँ, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट बोथ आर वन एंड द सेम थिंग्स। मतलब इनका जो है वन एंड द सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं एक ही तरीके की डेफिनेशन है। बोथ आर गाइडेंस प्रिंसिपल्स, ये जो है गाइडेंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, आपको एक जो है ऐसा बिहेवियर सेट करने में मदद करते हैं जो कि ओवरऑल सबके भले के लिए हो, या फिर सबके बेनिफिट के लिए हो,
या फिर आपके जो है जो कि मॉरल हो, है ना, वैल्यू बेस्ड हो, ठीक है, वैल्यूज़ वगैरह का जिसके अंदर पालन हो, इन सब चीज़ों का, वैल्यूज़ का पालन हो, लॉज का पालन हो, रूल्स का, रेगुलेशंस का पालन हो, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो व्हाट आर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स? दीज आर गाइडेंस मैकेनिज्म्स ऑन हाउ टू एग्जिबिट हाई स्टैंडर्ड्स इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। ओह भारी बात कर दी हुई, क्या चीज़ है, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, गाइडेंस स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक इसको तोड़ते हैं। गाइडेंस स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब होता है? गाइडेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि ये आपको गाइड कर रहे हैं, दोनों कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा बेसिक मतलब समझाता हूँ ना, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। कोड का क्या मतलब होता है? कोड का वैसे मतलब लॉ टाइप होता है, ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे कोडिफाई कर देते हो, समझ में आया, प्रॉपर रूल्स वगैरह को अगर आपने जो है लिख दिया कि रूल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे जो अपना जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक तरीके का लॉ है, समझ में आया, ठीक है। तो ये पर से लॉ इसको अपन नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो कोड्स हैं ये रिटर्न कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिटर्न कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ताकि आप ओवरऑल ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करो, खुद की जो आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करो उसके अंदर हाई स्टैंडर्ड्स को एग्जिबिट कर सको, दिखा सको, दर्शा सको, समझ में आया। और ये आपकी क्या है, एक तरीके से आपको गाइड करते हैं कि विच आर द वेज थ्रू विच you can while performing your duties exhibit high standards। समझ में आया? तोड़ो और खुद बनाओ, खुद बनाओगे तो याद होगा। तो these are guidance mechanisms on how to exhibit high standards in what? In performance of duties। समझ में आया? अब कोई भी बोल दे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है, भारी सी डेफिनेशन दे देना, हिल जाएगा आदमी। ठीक है, गाइडेंस मैकेनिज्म्स होते हैं ऑन हाउ टू। आपके लिए डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि आप इस डेफिनेशन को तोड़ के सिंपल वर्ड्स के अंदर समझ चुके हो। पहली बात गाइडेंस मैकेनिज्म है, आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरी बात किस चीज़ के ऊपर गाइड कर रहे हैं, तो हाउ टू एग्जिबिट हाई स्टैंडर्ड्स, इसके ऊपर गाइड कर रहे हैं। तीसरी बात ये हाई स्टैंडर्ड्स आपको कहाँ पर दिखाना है, आपकी ड्यूटी परफॉर्मेंस के अंदर, आपकी ड्यूटीज़ के अंदर दिखाना है। समझ में, सिंपल है। नाउ कोड ऑफ एथिक्स पर से की अगर अपन बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स जो है इसकी अलग से अगर डेफिनेशन देखें, वैसे मैंने आपको बता दिया इनकी डेफिनेशन एक ही बनती है। इसमें अगर ये डेफिनेशन लगाओ और इसमें ये डेफिनेशन लगाओ, एक दो वर्ड को आगे पीछे कर दो तो सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? ठीक है, लेकिन चूंकि अलग अलग लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए और पहले आया भी है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो उस केस के अंदर अपन इनको थोड़ा सा अलग कर दें, तो बाकी चीज़ें सेम है। सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू एनकरेज एथिकल कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, जो ऐसे रूल्स हैं जो कि एथिकल कंडक्ट को एनकरेज कर रहे हैं, वो क्या है, वो कोड ऑफ एथिक्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ऑन दी अदर हैंड क्या चीज़ है, सेट ऑफ रूल्स डिजाइंड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोफेशनल लाइफ। वैसे मैंने आपको बताया था कि एथिकल जो है, एथिक्स वगैरह भी जो है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ही आता है, मोरालिटी पर्सनल लाइफ में आता है। समझ में आया? तो यहाँ पर भी प्रोफेशनल लाइफ अगर इस जगह पर भी लगाओ तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अपन ने इसको यहाँ पर अलग कर दिया। सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर भी हो गया, डिज़ाइन यहाँ पर भी हो गया, टू यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, बस आदि डेफिनेशन सेम है। बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यूज सेम डेफिनेशंस while you are comparing two different things, no matter how similar or how related they are. If you use different definitions, entirely different definitions, ये set of rules वगैरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये poor comparison है, मैंने खुद ने लिखा है और मैं खुद आपके सामने इस चीज़ को एग्री कर रहा हूँ कि इससे पुअर, अगर मैं खुद अगर इस चीज़ को देखूँ तो कम नंबर दूंगा। ठीक है, फर्जी बात हो गई, ये ऐसी बात हो गई कि दिस इज़ हाई स्पीड, दिस इज़ लो स्पीड, दिस हैज़ हाई विड्थ, दिस हैज़ लो विड्थ, वैसी वाली बात। वो मतलब बच्चे जिस तरीके का कंपैरिजन करते हैं, ये कोई अच्छा कंपैरिजन नहीं है। अगर अच्छा कंपैरिजन तो मैं आपको ऐसे सोशियोलॉजी के अंदर बताऊंगा। नितिन सांगवान सर ने एक बुक लिखी है, मैं उसकी अक्सर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। ठीक है, नितिन सांगवान सर ने एक बुक लिखी, IAS ऑफिसर है ना, तो इन्होंने एसेंशियल सोशियोलॉजी एक बुक लिखी है। अब उस एसेंशियल सोशियोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने कभी भी इस तरीके का जो है नहीं कर रखा है कंपैरिजन।
ठीक है, रैशनैलिटी और नॉर्मल चीज़ के बीच में, इस तरीके का नहीं कि भाई ठीक है ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, इस तरीके का कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉपर चीज़ अलग दे रखी, इसकी प्रॉपर चीज़ अलग दे रखी, और आप पर से उन दोनों का बेसिस भी मिला सकते हो कि भाई हाँ बेसिस सेम है, उसके बावजूद भी डेफिनेशंस वगैरह जो पॉइंटर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ गुड डिफरेंशिएशन इज, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, वॉलंटरी, दीज आर वॉलंटरी टू फॉलो एंड दीज आर कंपल्सरी टू फॉलो, समझ में आया, ठीक है। तो जो अपने कोड ऑफ कंडक्ट है दैट इज कंपल्सरी टू फॉलो, बट कोड ऑफ एथिक्स इज वॉलंटरी टू फॉलो, आप करो नहीं करो आपके ऊपर, बट आप करो तो अच्छा माना जाएगा, अच्छा देखा जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, यूज ऑफ एथिक्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। नोलान कमेटी फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स को अपन बाद में डिटेल में थोड़ा और समझेंगे, अभी यहाँ पे बेसिक समझा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक पॉइंट्स वगैरह अपन देखेंगे, सेकेंड ARC में कुछ एक पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, बहुत सारे डरावना पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। जैसे एक बताऊँ, ठीक है, इसको तो मैं भी देख के थोड़ा सा डर गया था, एक पॉइंट उसमें दे रखा है, सेकंड ARC में दे रखा है, काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे कुछ कुछ अलग अलग एथिकल स्टैंडर्ड्स आए, तो आपको उनको कोडिफाई करना चाहिए, आपको उनको लगाना चाहिए, उन्हें नहीं लगाया है, ये बहुत बड़ा इशू है। इस चीज़ को ऑल्दो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से जैसे एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने ये बताई कि जो पर्सन है, ठीक है, जो भी कोई पब्लिक ऑफिस का ठीक है होल्डर है, उसको स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको स्टॉक मार्केटिंग वगैरह के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। पैसिव पार्टिसिपेशन करे तो एक बात होती है, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पैसिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, कभी कभार बीच में 10-20 हज़ार एक दो जगह लगा दिए तो ठीक है, लेकिन एक्टिवली नहीं, रोज़ उसको खोल खोल के देख रहे हैं, अच्छा आज मेरे 10 ऊपर गए, आज मेरे 15 नीचे गए, समझ में, उस तरीके की चीज़ें नहीं करनी, तो इससे काफ़ी सारे लोग डिसहार्टन हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन, बट ये भी चीज़ आप याद रखो कि ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स आर या कोड ऑफ एथिक्स आर नॉट कंपलसरी टू फॉलो, तो दैट इज़ अ रिलीफ मैकेनिज्म फॉर यू, ठीक है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इस चीज़ को अपन वापस से बता देते हैं, गाइडेंस मैकेनिज्म ऑन हाउ टू एग्जिबिट व्हाट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, समझ में आया, ठीक है, सिंपल है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, ये सब खत्म हो जाता है। लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको जो है वो नहीं दूंगा, जो है प्रचार वगैरह नहीं दूंगा, मतलब वो तो देंगे, वो बाद में देंगे, उससे पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर लार्जली अपना एथिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, कुछ 2-4 टॉपिक्स बचे उन्हें भी देख लेंगे, बट इससे पहले एक बार कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो यहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। 2 पेज का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का है, 10 mm का है। 2022 में ये क्वेश्चन आया है, ये एथिक्स सीक टू प्रमोट व्हाट इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसको अभी देखना अपन को बाकी है। कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डे टू डे फंक्शनिंग, ये मैंने बताया कि नहीं बताया, ये अपना हो चुका है। फिर क्या, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड, इसको अभी डिस्कस करना बाकी है, उसके साथ में डिस्कस करेंगे जो अभी ऊपर मैंने बताया। एनवायरमेंटल एथिक्स बाकी है, एनवायरमेंटल एथिक्स के अलावा एथिक्स एंड पॉलिटिक्स भी बाकी है। लॉ एंड एथिक्स को अपन बाद में जब रूल्स लॉज रेगुलेशंस वगैरह करेंगे यहाँ पर, तब उसे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉ एंड एथिक्स के ऊपर भी कुछ एक क्वेश्चन आए हैं। चलो फिर इसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट एथिकल मैनेजमेंट बाकी है, पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया पर्सनल एथिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। विच एमिनेंट पर्सनालिटी, ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको खुद को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। देयर इज़ हैवी, फिर भी अपन देखेंगे, मतलब मैं सोचा तो है मैंने ऐसा, अगर अपन को टाइम वगैरह मिलता है तो अगर इसका कुछ उठा सके तो उठा लेंगे। देयर इज़ अ हैवी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पब्लिक सर्वेंट्स बिकॉज दे ऑक्यूपाई पावर, ये भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैल्यूज़ एंड एथिक्स, आप क्या समझते हो, वैल्यूज़ का एक बेसिक आइडिया दे चुका हूँ, ऑल्दो वैल्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करना भी बाकी है, तो उसके ऊपर आएंगे, तो सेकंड यूनिट है, ठीक है। यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट, ये पॉलिटिक्स का है ना। मॉरल्स के अंदर क्या चीज़ है, विथ रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शंस, वन व्यू इज दैट मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो एंड और मीन्स, एंड एंड मीन्स बोथ आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ये एक नया यूनिक क्वेश्चन बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली एंट्रेंच मॉरल वैल्यूज ऑब्लिगेशंस वगैरह, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स, इसको देखेंगे अपन, है ना। मैक्स वेबर, ये तो देखो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है,
मीन्स और एंड्स के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2013 में यहाँ पर आया, 2018 में आया, इसके अलावा मीन्स और एंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो मैं ढूंढ के बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कंडक्ट भी अपन ने देख लिया, कंडक्ट पे क्या क्वेश्चन है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, विच एमिनेंट पर्सनालिटी, ये सब्जेक्टिव, ये वाला अपन ने देख लिया। दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, जो मैंने अभी समझाया बताया उसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके अलावा अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, if you don't like the video please dislike the video, if you wish to share it with all of your friends and family, please do, I'll be most glad. And if you haven't subscribed to the channel, please do right now and press the bell icon for regular updates. Thank you.